हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग सब? हम लोग फंडामेंटल राइट्स चैप्टर पढ़ रहे हैं और हम लोगों के 11 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। आज जो है वो लेक्चर नंबर 12 है। लेक्चर नंबर 11 में हम लोगों ने आर्टिकल नंबर 33, आर्टिकल नंबर 34 एंड आर्टिकल नंबर 35 तक पढ़ लिया था। जो आर्टिकल नंबर 33 है वो क्या कहता है? वो कहता है रिस्ट्रिक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द फोर्सेस। आर्टिकल 34 कहता है रिस्ट्रिक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन वेयर द मार्शल लॉ इज इन फोर्स। एंड आर्टिकल 35 कहता है इफेक्टिंग ऑफ सर्टेन फंडामेंटल राइट्स थ्रू लेजिस्लेशन। तो ये जो हम लोगों ने आर्टिकल्स पढ़े थे, इसमें जो आर्टिकल नंबर 34 है, रिस्ट्रिक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन व्हेन मार्शल लॉ इज इन फोर्स, तो इसमें जो है हम लोग मार्शल लॉ और नेशनल इमरजेंसी का डिफरेंस भी देख लेते हैं। वो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंस कवर नहीं किया था। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम लोग मार्शल लॉ और नेशनल इमरजेंसी का डिफरेंस भी देखते हैं। मार्शल लॉ मार्शल लॉ एंड नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी ये आप अपनी आगे की क्लास में पढ़ेंगे नेशनल इमरजेंसी के बारे में और डिटेल से, लेकिन यहाँ थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए। मार्शल लॉ जो है ये आर्टिकल 34 में इसके बारे में बात की गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और नेशनल इमरजेंसी जो है ये आर्टिकल नंबर 352 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें नेशनल इमरजेंसी के बारे में बताया गया है। तो देखिए मार्शल लॉ में क्या होता है? इट अफेक्ट्स ओनली फंडामेंटल राइट्स, बट नेशनल इमरजेंसी अफेक्ट्स नॉट ओनली फंडामेंटल राइट्स but also center state relation, distribution of revenues, and legislative powers. Legislative powers and may extend the tenure of the parliament. तो जो मार्शल लॉ है वो किसी स्पेसिफिक जगह पे जब लगा होगा तो वो वहाँ के सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट करेगा। जैसे राइट टू स्पीच है, मूवमेंट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मूवमेंट, तो इन चीज़ों को अफेक्ट करेगा फंडामेंटल राइट्स को। लेकिन जो नेशनल इमरजेंसी है इसमें फंडामेंटल राइट्स तो अफेक्ट होंगे ही होंगे, लेकिन सेंटर स्टेट रिलेशनशिप भी अफेक्ट होगी। जो अभी सेंटर और स्टेट के बीच में फाइनेंस कमीशन के द्वारा रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है वो भी अफेक्ट होगा, और लेजिस्लेटिव पावर्स भी सेंटर स्टेट की अफेक्ट होंगी, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट की जो लिस्ट होती है उनमें भी लॉज बना सकती है नेशनल इमरजेंसी के टाइम। और जो पार्लियामेंट हम लोगों की नॉर्मली 5 इयर्स तक का इसका पीरियड होता है, तो हम लोग नेशनल इमरजेंसी के टाइम पार्लियामेंट को एक्सटेंड भी किया जा सकता है। देन सेकंड क्या होगा?
मार्शल लॉ में इट सस्पेंड्स द गवर्नमेंट एंड द ऑर्डिनरी लॉ कोड। लेकिन मार्शल लॉ में गवर्नमेंट जो होगी और जो वहाँ के कोर्ट्स होंगे वो सस्पेंड कर दिए जाएंगे, लेकिन नेशनल इमरजेंसी में गवर्नमेंट और कोर्ट सस्पेंड नहीं किए जाते हैं। इट कॉन्टिन्यूज द गवर्नमेंट एंड द ऑर्डिनरी लॉ कोड्स। It is imposed to restore the breakdown of law and order due to any reason। ये कब लगाई जाती है? जब वॉर हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर की वर्स्ट प्रॉब्लम हो जाए, रेबेलियन हो जाए, तो इन सब के अगेंस्ट लगाई जाती है। मतलब कोई भी ऐसा डिस्टर्बेंस हो जाए जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, इनसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो मार्शल लॉ पार्लियामेंट लगाती है। इट इज इम्पोज्ड टू restore it is imposed to restore the breakdown of law and order due to any reason। It is imposed to restore the breakdown of law and order due to any reason। ये जो any reason है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब लॉ एंड ऑर्डर का जो ब्रेकडाउन है वो किसी भी रीजन की वजह से हो तो मार्शल लॉ लगाया जा सकता है, लेकिन नेशनल इमरजेंसी केवल 3 ही वजह से लगाई जाती है। इट कैन बी imposed only on 3 grounds। तो पहला क्या है? वॉर। दूसरा है एक्सटर्नल एग्रेशन और तीसरा है आर्म्ड रिबेलियन। तो नेशनल इमरजेंसी सिर्फ इन 3 ही ग्राउंड्स पर लगाई जाती है, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन। लेकिन मार्शल लॉ, कहीं भी अगर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होगी तो वहां पे मार्शल लॉ लगाया जा सकता है। देन it is imposed in some specific area of the country। It is imposed in some specific area of the country। And national emergency, it is imposed either in the whole country। It is imposed either in the whole country or in any part of it। तो मार्शल लॉ जो है वो किसी पर्टिकुलर एरिया में लगाया जाता है जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी खराब हो गई हो, जो वहाँ के लोकल पुलिस है, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उससे ना संभल पा रहा हो।
तो पार्लियामेंट मार्शल लॉ उस पर्टिकुलर एरिया में लगा देगी, स्पेसिफिक एरिया में। लेकिन जो नेशनल इमरजेंसी है वो पूरे कंट्री में भी लगाई जा सकती है या किसी पर्टिकुलर एरिया में भी लगाई जा सकती है, और इन एनी पार्ट ऑफ इट। It has no specific provision in the Constitution. It has no specific provision. It is implicit. इसके बारे में अलग से बहुत डिटेल में कुछ नहीं बताया गया है। आर्टिकल 34 सिर्फ इतना ही कहता है कि जब किसी जगह लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो जाए तो पार्लियामेंट मार्शल लॉ लगा सकती है, और वहाँ के जो सिटीजन्स के राइट होंगे जिस जगह पे मार्शल लॉ लगाया गया है वो राइट्स, फंडामेंटल राइट्स रिस्ट्रिक्ट कर दिए जाएंगे। लेकिन मार्शल लॉ के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेसिफिक नहीं बताया है, मार्शल लॉ को डिफाइन नहीं किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन नेशनल इमरजेंसी को प्रॉपर डिफाइन किया है। इट हैज स्पेसिफिक एंड डिटेल्ड प्रोविजन। नेशनल इमरजेंसी हैज स्पेसिफिक एंड नेशनल इमरजेंसी हैज स्पेसिफिक एंड डिटेल्ड प्रोविजन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और इसीलिए इसे हम एक्सप्लिसिट भी कहेंगे। इट इज एक्सप्लिसिट मतलब क्लियरली बताया गया है। इट हैज स्पेसिफिक एंड डिटेल्ड प्रोविजन इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज एक्सप्लिसिट। और जो मार्शल लॉ है इसके बारे में क्लियरली नहीं बताया गया है, तो इसीलिए इट इज इम्प्लिसिट। तो ये आप लोगों ने इसके डिफरेंस देख लिए मार्शल लॉ और नेशनल इमरजेंसी के। नेक्स्ट जो है वो है हम लोगों के फंडामेंटल राइट्स के एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस एक्सेप्शंस टू फंडामेंटल राइट्स। तो इसमें 3 आर्टिकल जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स के एक्सेप्शन है, जैसे आर्टिकल नंबर 31A, 31B, 31C। ये जो आर्टिकल्स हैं ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के एक्सेप्शंस हैं। तो आर्टिकल 31A क्या कहता है? आर्टिकल 31A ये जो है ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के थ्रू ऐड किया गया। आर्टिकल 31A एडेड बाय फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951। और ये कहता है सेविंग ऑफ लॉज, प्रोवाइडिंग और एक्विजिशन ऑफ एस्टेट्स एसेट्रा। तो आर्टिकल 31 जो ए है ये क्या बोलता है? सेविंग ऑफ लॉस, प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ एस्टेट्स। तो जो जैसे ही हम लोग आज़ाद हुए थे तो उसके बाद गवर्नमेंट ने वॉर फुटिंग पे, युद्ध स्तर पर लैंड रिफॉर्म्स हो गए, ज़मींदारी एबोलिशन है, तो इन सबको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। जिन लोगों पे ज़्यादा ज़मीन हुआ करती थी उन्होंने वहाँ उन गवर्नमेंट ने सीलिंग एक्ट निकाला कि एक इंसान एक इतनी ही क्वांटिटी की ज़मीन रख सकता है। एक पर्टिकुलर लिमिट सेट कर दी कि अगर उस इंसान के पास उससे ज़्यादा ज़मीन है तो वो ज़मीन सरकार ले लेगी और बाकी जो लैंडलेस लोग हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो आज़ादी के बाद हम लोगों की गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट करे, ज़मींदारी को एबॉलिश किया। तो उस वजह से
जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसका जो है वो राइट टू प्रॉपर्टी हम लोगों का पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था। तो फिर जिन लोगों की प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने इन एक्ट्स ये जो एक्ट्स बना के ली उन लोगों ने कोर्ट में जाके अपील करी अपने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, और इस वजह से कोर्ट और गवर्नमेंट के बीच में काफी टकराव देखने को मिला। तो उन्हीं जो लॉज हैं जो लॉज उन्हीं लॉज को सेव करने के लिए गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किए कॉन्स्टिट्यूशन में। और कौन कौन से अमेंडमेंट किए? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के थ्रू गवर्नमेंट ने ये वाला आर्टिकल 31A ऐड किया, और इसमें गवर्नमेंट ने सेविंग ऑफ लॉस प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ स्टेट्स। तो इट सेव 5 कैटेगरीज ऑफ लॉस, saves 5 cate- saves 5 categories of laws from being from being challenged in court on the ground of contravention of fundamental rights। तो 5 कैटेगरी के लॉस को सेव करने के लिए ये वाला आर्टिकल ऐड किया गया। saves 5 categories of laws from being challenged in court on the ground of contravention of fundamental right। अब वो फंडामेंटल राइट कौन सा था हम लोगों का? पहले आर्टिकल 31 हम लोगों का राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था, वो 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू उस राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट को एबॉलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया। तो 5 कैटेगरीज ऑफ लॉज जो हैं दे आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, लैंड रिफॉर्म्स, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। तो इसमें 5 कैटेगरीज में है एक्विजिशन ऑफ स्टेट्स, एक्विजिशन ऑफ एस्टेट्स। सेकंड जो है टेकिंग ओवर द मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज बाय द स्टेट या फिर गवर्नमेंट। तीसरा है अमेलगमेशन ऑफ कॉरपोरेशन देन एक्सटिंग्विशमेंट मतलब खत्म करना, या फिर मॉडिफिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स ऑफ कॉरपोरेशंस। एंड फिफ्थ वन है एक्सटिंग्विशमेंट मतलब खत्म करना, एक्सटिंग्विशमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ माइनिंग लेसेस। तो ये जो 5 चीजें हैं इनके रिगार्डिंग जो पार्लियामेंट ने लॉज बनाए हैं, ये आर्टिकल 31 है उनको बचाता है। ये जो 5 चीजें हैं एक्विजिशन ऑफ स्टेट्स,
taking over of the management of properties by the state government, amalgamation of corporation, मान लीजिए दो कॉरपोरेशन है तो उनको मिला के एक कर देना, amalgamation of corporations, extinguishment modification of rights of director shareholders, extinguishment modification of mining leases। तो ये जो 5 चीजें हैं, ये जो 5 सब्जेक्ट्स हैं, इनके ऊपर पार्लियामेंट ने लॉ बनाया और वो लॉ को जो आर्टिकल 31A इसके अंडर इन चीजों के बारे में पार्लियामेंट ने लॉ बनाया और वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू पार्लियामेंट ने ये कहा कि इन सब्जेक्ट्स पे अगर पार्लियामेंट लॉ बनाएगी तो उसे कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है। ऐसे ही जो हम लोगों का आर्टिकल 31B है, आर्टिकल 31B ये भी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के थ्रू ही ऐड किया गया है। और ये क्या है? ये कहता है वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड regulations, validation of certain acts and regulations. It saves the acts and regulation included in the 9th schedule. It saves the acts and regulations. It saves the acts and regulations placed under the 9th schedule of the Constitution. तो जो भी हम लोगों ने एक्ट्स या रेगुलेशंस 9th शेड्यूल में अगर रख दिए तो उनको कोर्ट जुडिशियल रिव्यू नहीं कर पाएगा। तो उन ऐसे एक्ट्स, ऐसे लॉज जो पार्लियामेंट बनाती है, पार्लियामेंट ने कोई भी एक्ट या रेगुलेशन बनाई उसको 9th शेड्यूल में अगर रख दिया तो उसको कोर्ट जुडिशियल रिव्यू नहीं कर पाएगा। ये फंडामेंटल राइट का एक्सेप्शन है आर्टिकल 31B और इसको भी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के थ्रू ऐड किया गया और इसीलिए इसका जो स्कोप है वो 31A से बड़ा ज़्यादा है। स्कोप ऑफ दिस आर्टिकल इज वाइडर देन आर्टिकल 31A, क्योंकि 31A में जो है वो केवल 5 कैटेगरीज जो हैं, 5 कैटेगरीज को ही सेव करने की बात की गई है। उसमें 5 कैटेगरीज के रिगार्डिंग ही एक्सेप्शन मिला है आर्टिकल 31A में। लेकिन जो आर्टिकल 31B है इसमें जो 9th शेड्यूल है उसमें आप कोई भी एक्ट रेगुलेशन डाल दोगे तो उसको कोर्ट रिव्यू नहीं कर सकती, जुडिशियल रिव्यू उसका नहीं हो सकता। तो इसीलिए इसमें 5 कैटेगरीज की बात की गई है 31A में, लेकिन 31B में कोई लिमिटेड कैटेगरी नहीं बताई गई है। जब आज़ादी के टाइम जब हम लोग आज़ाद हुए थे तब इसमें 1950 फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के बाद 1952 में 13 एक्ट्स इसमें डाले गए थे और 2016 में लगभग 282 एक्ट्स एंड रेगुलेशंस इसमें पड़ी हुई हैं। तो 1952 में originally the 9th schedule contained only 13 acts and regulations, but in 2016 it contained
around 282 acts and regulations. 9 schedule. 9 schedule. और केशव नंदा भारती केस में जो 2007 में एक केस हुआ था IR कोलो केस वर्सेस तमिलनाडु गवर्नमेंट, IR कोलो केस एंड तमिलनाडु गवर्नमेंट। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया था। सुप्रीम कोर्ट gave landmark judgment IR कोलो केस वर्सेस तमिलनाडु गवर्नमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 24 अप्रैल 1973, और ये डेट आपको याद होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। 24 अप्रैल 1973 में क्या हुआ था? केशव नंदा भारती केस। केशव नंदा भारती केस। केशव नंदा भारती केस, और इसमें हम लोगों को बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन मिली थी। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, बेसिक स्ट्रक्चर या फिर फंडामेंटल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें यही कहा गया था 24 अप्रैल 1973 में केशव नंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पार्लियामेंट को पूरी पावर है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, लेकिन वो ऐसा कोई भी अमेंडमेंट नहीं करेगी जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करे, बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करे। और टाइम टू टाइम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया है कि कौन कौन से फीचर्स, कौन कौन सी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। जैसे सेकुलरिज्म हो गया, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, अमेंडिंग पावर्स ऑफ पार्लियामेंट है अंडर आर्टिकल 368, सेकुलरिज्म है, सोशलिज्म है। तो ऐसे डिफरेंट चीज़ें पार्लियामेंट ने समय समय पे अपने जजमेंट्स में बताई हैं कि क्या कौन कौन सी चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये जो 2007 में IR कोलो केस है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने लैंडमार्क जजमेंट दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो 9 शेड्यूल के अंदर एक्ट्स एंड आर्टिकल्स हैं, उनका जो पहले जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता था, लेकिन 9 शेड्यूल में जो एक्ट्स एंड रेगुलेशन 24 अप्रैल 1973 के बाद से पड़े हैं, उनका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। एक्ट्स एंड regulations placed under the 9th schedule, placed under the 9th schedule after 24th April 1973. Judicial review can be done. So acts and regulation placed under the 9th schedule after 24th April 1973, केशव नंदा भारती केस के बाद से जो एक्ट्स एंड रेगुलेशन 9th शेड्यूल में पड़े हैं, उनका जुडिशियल रिव्यू कोर्ट कर सकती है। जुडिशियल रिव्यू कैन बी डन बाय द कोर्ट। तो इसीलिए ये 2007 का IR कोलो केस का जजमेंट लैंडमार्क जजमेंट है। इसी में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली है। तो ये हम लोगों का आर्टिकल 31B है। नेक्स्ट जो है वो है हम लोगों का आर्टिकल 31C। ये भी फंडामेंटल राइट का एक्सेप्शन है। आर्टिकल 31C ये जो है
25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 में ऐड किया गया था। और ये है सेविंग ऑफ लॉस गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। सेविंग ऑफ लॉस गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। Saving of laws giving effect to certain directive principles. Article 31C, as inserted by the 25th Constitutional Amendment Act 1971, contained the following two provisions. दो provisions इसमें है. No law that seek to implement the socialist directive principle specified in Article 39BC shall be void on the ground of contravention of fundamental rights. जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं आर्टिकल 39B में एंड आर्टिकल 39C में, इसमें यह कहा गया है कि जब ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इंप्लीमेंट होंगे तो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं माना जाएगा। जो हमारे आर्टिकल हैं 39B एंड 39C हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है। तो जब हमारे no law that seek to implement the socialist directive principle 39B and 39C shall be void on the contravention of fundamental right। अगर पार्लियामेंट 39B डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को और 39C डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को किसी लॉ बनाने के बाद इम्प्लीमेंट करती है तो उसे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं माना जाएगा। ये एक्सेप्शन है फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 31। ये बात इसमें कही गई है। और दूसरा इसमें ये बात कही गई है कि no law containing a declaration that it is for giving effect to such policy shall be questioned in any court on the ground that it doesn't give effect to such policy। तो ये जो इसका सेकंड प्रोविजन है वो कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया था। तो इसीलिए अभी फिलहाल हम लोगों का इसमें जो पहला प्रोविजन है वो कोर्ट ने वैलिड घोषित किया था, वैलिड। लेकिन जो इसका सेकंड प्रोविजन है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने घोषित कर दिया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल सेकंड प्रोविजन। और ये जो फर्स्ट प्रोविजन है दिस फर्स्ट प्रोविजन ये कोर्ट ने वैलिड घोषित किया था, वैलिड। In the Keshav Nanda Bharti case, the Supreme Court declared the second provision as unconstitutional, invalid on the ground judicial review is a basic feature of the constitution, cannot be taken away। क्योंकि सेकंड जो प्रोविजन था उसमें वो ये कहता है कि no law containing a declaration that it is for giving effect to such policy shall be questioned in any court on the ground it doesn't give effect to। इसमें ये कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है सेकंड प्रोविजन। तो इसीलिए कोर्ट ने सेकंड प्रोविजन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जो जुडिशियल रिव्यू है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसीलिए जुडिशियल रिव्यू पे कोई रिस्ट्रिक्शन पार्लियामेंट के थ्रू नहीं लगाई जा सकती। तो इसीलिए जो सेकंड प्रोविजन है जो कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू की पावर को रिस्ट्रिक्ट कर रहा था उसको कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल नल एंड वॉइड घोषित कर दिया। तो ये जो थे आर्टिकल नंबर 31A 31B एंड 31, ये एक्सेप्शंस थे फंडामेंटल राइट्स के, एक्सेप्शंस टू फंडामेंटल राइट्स। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स के एक्सेप्शंस देखे और मार्शल लॉ एंड नेशनल इमरजेंसी में डिफरेंस देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फंडामेंटल राइट्स की क्रिटिसिज्म देखेंगे एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे।
और ये भी देखेंगे कि कुछ ऐसे राइट्स हैं जो फंडामेंटल राइट्स, जो पार्ट 3 है जिसमें फंडामेंटल राइट्स है, उसके बाहर भी कुछ हम राइट्स हम लोगों को मिले हुए हैं, तो उनके बारे में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप लोगों का अगर कोई भी फीडबैक या सजेशन है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और मैं उस पे पूरा वर्क करूँगा और आप लोगों के लिए जितना अच्छा हो सकेगा उतने लेक्चर लाता रहूँगा। आप लोग भी अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। ओके। थैंक यू। थैंक यू।